राधे राधे भाई सभी को। और सब बढ़िया मज़े में। तो अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री का 6वां लेक्चर है, 5 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, है ना। और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके बारे में बात कर चुके हैं, जो केमिस्ट्री है उसका बेसिक पढ़ चुके हैं, है ना। अब आज क्या है, थोड़ा क्या है डिफरेंट चीज़ है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि हम आज केमिस्ट्री के जो शब्दावली हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। शब्दावली देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है ना, वो शब्दावली ही लिखी होती है वहाँ, वो शब्द ही लिखा होता है, लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता ये कहना क्या चाह रहा है। तो वो ज़रूर आना चाहिए, है ना। तो पहले जो कुछ शब्द हैं उनके बारे में पढ़ना है अपने को, है ना। तो देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई साहब देखो, ये है परमाणु। क्या है? परमाणु। मैंने इतना बताया। इसके बीच में क्या होता है? एक नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और नाभिक में 2 पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन पार्टिकल होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन। ये दोनों पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं, इसके सेंटर में पाए जाते हैं। बात आई आपके समझ में? अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट होते हैं ना, उनमें चक्कर लगाते रहते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिटों में चक्कर लगाते रहेंगे, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ पर मिलेंगे? इसके सेंटर में मिलेंगे, यानी कि नाभिक में मिलेंगे। अच्छा, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन, है ना। इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। आज देखो इसकी पहली जो शब्दावली है, क्या है भाई? परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्या? परमाणु क्रमांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अब देखो परमाणु क्रमांक क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा है ना, ज़्यादा लोड लेने की है नहीं। क्या है? देखो, जो नाभिक है, इस नाभिक में, इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या है, जो प्रोटॉन का नंबर है, जितने प्रोटॉन है वही उसका परमाणु क्रमांक है। अब देखो, दरअसल अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बताऊंगा। उस एग्जाम्पलों को समझने से पहले आपको एक पीरियोडिक टेबल आती है, उसमें लगभग आपको 30 तत्व तक आपको याद करने हैं। क्योंकि जब तक आपको एलिमेंट नहीं पता होंगे कौन सा आवर्त सारणी में किस स्थान पर आता है, तब तक आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसके परमाणु क्रमांक को ढंग से नहीं निकाल पाओगे। तो आपको 30 तक तो रटने हैं, ये समझो, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना, हर चीज़ समझने की नहीं होती, कुछ रटने की भी होती है, कुछ समझने की भी होती है ना। तो जो 30 तत्व हैं, पीरियोडिक टेबल, आप गूगल पे जाइएगा, पीरियोडिक टेबल वहाँ से डाउनलोड करिएगा, और जो 30 तत्व हैं उसके वो पढ़ने हैं, वो उनको याद करना, एकदम रट देना, है ना। अब देखो जैसे कि मैं बताऊँ कैसे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इस तरीके से 13 तत्व हैं, ये 30 तत्व हैं। ये 30 एलिमेंट तो आपको पता होने चाहिए, कौन सा एलिमेंट कौन से नंबर पर आता है ये आपको पता होना चाहिए। जब ही आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, इसके जो लॉजिक हैं उनको समझ पाओगे, है ना। अब देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि भाई परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक कोई भी तत्व है, उसके नाभिक में जो प्रोटॉनों का नंबर है ना, जो प्रोटॉनों की संख्या पाई जा रही है, वही क्या है? एटॉमिक नंबर है, वही क्या है? परमाणु क्रमांक है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं सोडियम की बात करूँ, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। अब इस 11 का मतलब क्या हुआ कि मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 11 हैं। इस परमाणु क्रमांक को एक चीज़ से और दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? कि इस परमाणु के अंदर, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये देखो, है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला सीधा सा बनता है, परमाणु क्रमांक किसके इक्वल होता है? नाभिक में पाए जाने प्रोटॉनों की संख्या और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात आई आपके समझ में? यानी कि परमाणु क्रमांक से 2 कॉन्सेप्ट निकल के आए। एक तो जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है वो क्या है? परमाणु क्रमांक है, वो परमाणु क्रमांक आप उससे सॉल्व कर लीजिए। या फिर उस एटम के अंदर जो उदासीन है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? मतलब कि उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है, ना कोई बाहर से अंदर आया है, यानी कि वो न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव पे है ना वो नेगेटिव पर है ना।
तो उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। बात आई आपके समझ में। अब ये जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। अब परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि उसके नाभिक में प्रोटोनों की संख्या कितनी हुई, 11 हुई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, बोला कि 11 हुई। बात आई आपके समझ में, है ना। अब एक और चीज़ है इसमें, क्या है, वो है परमाणु भार। क्या है, परमाणु भार। उसको भी समझो क्या होता है ना। क्या, परमाणु भार। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। अब देखो इसको समझो, ये क्या बोला, मैंने जैसे बताया कि भाई ये परमाणु है, इसके बीच में नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं ना। अब ये जो टोटल नंबर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो कुल संख्या है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। इसी को क्या बोलते हैं, परमाणु भार। थोड़ा सा डिफरेंस है ना। देखो इसको अपन जेड से डिनोट करते हैं, जेड से, इसको अपन ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ए बराबर क्या हुआ, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यानी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की संख्याओं का योग क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है ना। इतनी सी बात आई है समझ में। अब इसको दर्शाने का थोड़ा तरीका है ना, कैजुअल थोड़ा तरीका है, वो समझना। आपको क्या समझना, देखो जैसे कि मैं बात करूं भाई कैल्शियम की, कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 20, लेकिन उसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 40। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को लिखा जाता है। इसमें ये तत्व है, ये एलिमेंट है, कैल्शियम की बात करें, ये जो 20 है ये क्या दर्शा रहा है, परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, परमाणु क्रमांक। इतनी सी बात है समझ में। ये 40 क्या दर्शा रहा है, ये एटॉमिक मास को दर्शा रहा है, यानी कि परमाणु भार को दर्शा रहा है। ठीक है, इतनी सी बात आई यहाँ पे समझ में। अब देखो, अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और आप बताइएगा इसमें कितने परमाणु भार है, इसमें कितना परमाणु क्रमांक है, इसका कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिख के दिया है, जैसे कि मैंने आपको लिख के दिया आर्गन, ये लिखा मैंने 18 और यहाँ आता 40, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना है, यानी कि जेड कितना है, तो बताओगे भाई 18। ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। मैंने पूछा आपका परमाणु मास पूछिए, इसका एटॉमिक मास पूछिए, परमाणु भार क्या है, तो ये बराबर कितना है, वो 40 है, ये पर एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की संख्या के बराबर होता है। सही कह रहा हूँ। अच्छा जो मैंने ये बताया था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में क्या बताया था कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है, यानी कि ये प्रोटॉन की संख्या के इक्वल है। यानी कि आर्गन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 18 प्रोटॉन होते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड की थी, क्या की थी, कि न्यूट्रल परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी कितनी है, 18 इसमें। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है आर्गन में, 18। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है इसमें, 18। अब मैं यहाँ से न्यूट्रॉन निकाल सकता हूँ, आसानी से निकाल सकता हूँ। देखो 40 ये हो गया, न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन कितने हैं, 18, एन 40 माइनस 18 निकालेंगे, एन बराबर कितना आया, 2 और 22। आई एम राइट। यानी कि न्यूट्रॉन कितने हो गए, 22। न्यूट्रॉन 22 हो गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई, प्रोटॉन की संख्या 18 हो गई। तो इस प्रकार से आप किसी से भी यदि इस तरीके से कोई एलिमेंट दर्शा दिया गया है तो उसमें तुम आराम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। बात आई आपकी समझ में। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब एक और कॉन्सेप्ट है इसका, क्या, आयन। भाई आयन क्या होते हैं ना, देखो क्या आयन, आयंस क्या होते हैं देखो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एलिमेंट का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हम सोडियम का ले लेते हैं ना। सोडियम की बात करें, सोडियम 11, 23, है ना। देखो अब मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे कि ये परमाणु का नाभिक है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। ठीक है। अच्छा पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उसका मैंने फॉर्मूला बताया था 2n²। 2n² के हिसाब से अपन बता सकते हैं कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 यानी कि 2। यानी कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बोला बिल्कुल सही। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोला 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गए, यानी कि दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 और 8, 8 हो गए। अब टोटल कितने हो गए ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 11 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बचा है अभी। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो अगली ऑर्बिट में जाएगा, है ना। अब देखो कोई भी परमाणु होता है वो हमेशा प्रयास करता है कि वह हमेशा स्टेबल कंडीशन में आए, क्योंकि स्टेबल कंडीशन में आने के बाद वह बहुत मजबूत कंडीशन में आ जाता है, मजबूत स्थिति में आ जाता है। आज भाई आप हो, आप मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, आप भी ये सोचते होंगे यार मेरे फाइनेंशियल कंडीशन से मजबूत हूँ, अपनी जो एजुकेशन है उसके आधार पर मजबूत हूँ, मेरी थोड़ी समझ विकसित हो। तो उसी प्रकार से जो एटम होता है वो ये सोचता है कि यार मैं ना स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता हूँ, है ना, मजबूती में रहना चाहता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी आए जाए और मुझे पीट के चले जाए। तो बोला कि यार ये जो बाहर वाला है ना, ये जो ऑर्बिट है एटम का, हर ऑर्बिट ये प्रयास करता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद वह कंप्लीट हो जाता है, वह ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या है, 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, है ना, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब इसके 8 होंगे, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग दे। ये ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है, तब ये जो है स्टेबल कंडीशन में जाए, क्योंकि ये 2 ही ऑर्बिट रह जाएंगे उसके बाद, है ना। तो करता क्या है, देखो 7 इलेक्ट्रॉन लेना बाहर से बहुत बड़ी दुविधा है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो त्याग देता है। त्याग देने के कारण जब कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है उसको क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। यानी कि जब कोई एलिमेंट, जब कोई तत्व, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, छोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक हो जाता है। यानी कि यदि मैं इसकी बात करूं सोडियम की, तो सोडियम किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, बोला इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इस पर प्लस 1 चार्ज लगा दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए, अब ये ना स्टेबल कंडीशन में एकदम। अच्छा, इसी की चीज़ में दूसरी, जैसे मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, किसकी, क्लोरीन की 17 34। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोला कि 17 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यानी कि ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, है ना। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, बोला 2, ठीक है। दूसरे में बोला कि 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब कितने बचे, 8 और 2 10 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसमें सेट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 हो गए। अब यानी कि बाहर का जो अष्टक है, बाहर का जो ऑर्बिट है, उसको कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है इसको अपनी स्टेबल कंडीशन बनाने के लिए। क्या ऑप्शन है, या तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर बाह्यतम कक्षा में, या तो इनको त्याग दे, क्या कि 7 की 7 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दे, या फिर एक काम करे कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले, ताकि ये 8 हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो इन 7 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने से अच्छा है भाई 1 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए जब कोई परमाणु बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर क्या है, ऋणात्मक लगता है, यानी कि नेगेटिव लगता है, है ना। यानी कि जब कोई परमाणु बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब इस कंडीशन में क्लोरीन क्या है, एकदम स्टेबल कंडीशन में आ गया। स्टेबल कंडीशन में कैसे, यदि मैं इस क्लोरीन को ऐसे लिखूं, क्लोरीन -1, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब होता है यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो इस कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इस कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बात आई आपके समझ में। अच्छा, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को आयन बोलते हैं। जब कोई परमाणु अपनी स्टेबल कंडीशन को पाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। बात आई आपके समझ में। अब देखो यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या निकल के आती है, और बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछा गया है, बहुत सारे पेपरों में, कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया। क्या पूछा गया है कि कोई भी परमाणु है उसको धनावेशित करने के लिए या फिर ऋणावेशित करने के लिए कौन सा पार्टिकल जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, या न्यूट्रॉन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है ना, बहुत कंपटीशनों में आया है ना।
अब आपको पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर ये पॉजिटिव क्यों बना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला तो ये पॉजिटिव बन गया। अच्छा, ये नेगेटिव कब बना, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये नेगेटिव बन गया। यानी कि किसी भी परमाणु के धनावेशित होने में और उसके ऋणावेशित होने में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, और कोई सा पार्टिकल जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की भूमिका समझ में नहीं आ रही है ना, यहाँ न्यूट्रॉन की भूमिका भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ प्रोटॉन की भूमिका भी नहीं है, प्रोटॉन की भूमिका भी नहीं है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन ही वह पार्टिकल होता है जो किसी भी पार्टिकल धनावेशित और ऋणावेशित करता है। बात आई आपके समझ में। अच्छा, एक क्या चीज़ होती है, एक होता है समस्थानिक और संभारिक, ये दो चीज़ें होती हैं ना। अब ये समस्थानिक, संभारिक, आइसोटोप और आइसोबार क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा, है ना। एक होता है आइसोटोप, जिसको हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। अब समस्थानिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो, मैंने बताया आपको कि जो पार्टिकल हैं, है ना, वो उनके जो परमाणु नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उसके आधार पर उनके परमाणु क्रमांक निर्धारित होते हैं, है ना। अब होता क्या है कि कोई भी दो ऐसे पार्टिकल, कोई दो ऐसे तत्व, एलिमेंट, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, क्या परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन उनके जो परमाणु भार है वो दोनों अलग अलग होते हैं। अब ये परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी कि देखो क्या कह रहा हूँ मैं, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग। अब समझिएगा, देखो परमाणु क्रमांक, सिंपल सा अर्थ निकालिए, परमाणु क्रमांक यानी बोले तो प्रोटॉन, यानी कि दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, प्रोटॉन की संख्या बराबर है ना। और परमाणु भार अलग अलग है, और परमाणु भार होते ही क्या है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, है ना। अब ये कह रहा है कि भाई परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, यानी कि परमाणु क्रमांक तो दोनों के समान ही रहेंगे। अलग किस कंडीशन से होंगे, जब यदि उनके न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, उनके न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाएगी तो परमाणु भार अलग अलग हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल समझिए आप, देखो क्या समझा रहा हूँ मैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन है पहला, ये हाइड्रोजन है दूसरा, ये हाइड्रोजन है ये तीसरा, है ना। ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। इसका देखो जो परमाणु क्रमांक है एक है, इसका भी परमाणु क्रमांक एक है, इसका भी परमाणु क्रमांक एक है, लेकिन परमाणु भार की बात करें तो इसका एक है, इसका दो है, इसका तीन है, यानी कि परमाणु भार चेंज हो रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं, है ना। ये प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, है ना। अब देखियो समझिएगा, है ना, बात ध्यान से। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मैंने बना दिया, है ना, ये मैंने हाइड्रोजन बना दिया। ये क्या कह रहा है कि भाई इसके क्या है, नाभिक में एक ही प्रोटॉन है, ठीक है भाई, एक ही प्रोटॉन है ना। अब मैंने ये बताया कि ये उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, यानी कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें। ये क्या, परमाणु भार। परमाणु भार क्या बताता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताता है। अब प्रोटॉन तो एक है इसमें, यानी कि न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है, क्या समझ में आई बात। यानी कि प्रोटॉन है इसमें एक, इलेक्ट्रॉन है इसमें एक, न्यूट्रॉन इसमें 0 है। बात आई आपके समझ में। यदि मैं ड्यूटीरियम की बात करूं तो ड्यूटीरियम में देखिए, इसमें दो इसका परमाणु भार है, एक इसका परमाणु क्रमांक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें एक है, प्रोटॉन की संख्या भी एक है इसमें, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें एक है। यहाँ 0 थी, यहाँ एक है। यदि ट्राइटियम की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन एक, लेकिन न्यूट्रॉन है इसमें 2 हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस है ना, न्यूट्रॉन में आ रहा है, न्यूट्रॉन यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सब में बराबर है। तो यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इनका जो परमाणु क्रमांक है वो तो रहेगा इसका समान, लेकिन परमाणु भार है वो अलग अलग हो जाएगा। अब परमाणु क्रमांक समान है यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान है। अगर प्रोटॉनों की संख्या समान है यानी कि परमाणु भार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या दोनों में समान है, तो परिवर्तन किस में आएगा भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या में ही जाएगा, तभी तो वो अलग अलग होगा परमाणु भार उसका, है ना। तो बात आ गई आपके समझ में। अब इसका अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक है आपका आइसोबार, यानी कि बोले तो परमाणु नहीं, संभारिक। क्या बोलते हैं, संभारिक, आइसोबार, संभारिक। संभारिक जस्ट इसके अपोजिट होता है। अपोजिट में मतलब कैसे होता है, मतलब कि इनका जो परमाणु क्रमांक होता है, क्या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक तो होता है इनका
अलग अलग, लेकिन जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक जो मास होता है, परमाणु भार, वो उनका होता है समान। जैसे कि फॉर एग्जांपल समभारिक को समभारिक यानी समान भार है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसको समझने का आर्गन। आर्गन इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार 40 होता है। उसी प्रकार कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 20 होता है, लेकिन इसका जो परमाणु भार होता है इसका 40 होता है। परमाणु भार दोनों का समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग है, एक का 18 है तो एक का 20 है। बात आई आपके समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं, यानी कि इनका भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, है ना। अब आइसोटोप आइसोबार हो गए। इसके बाद जो है एक चीज़ है सम इलेक्ट्रॉनिकी। क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी, सम इलेक्ट्रॉनिकी का मतलब क्या होता है? ऐसे दो तत्व, ऐसे दो एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वो क्या होते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिकी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का परमाणु क्रमांक 12, परमाणु भार बोले 23। इसमें मैं इलेक्ट्रॉन पूछूं, बोल बता दो भाई 11। प्रोटॉन पूछूं, बोले 11। न्यूट्रॉन पूछूंगा तो इसमें से प्रोटॉन की संख्या घटा दोगे, बोलोगे 12, है ना। ये तो हो गया इसका। ये अभी न्यूट्रल कंडीशन में, उदासीन स्थिति में, ध्यान रखें। अब मैं इसको आवेशित कर देता हूँ, है ना। अब मैं इसका आयन की बात करूँ, जैसे कि Na+1 की बात करूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बोला कि ये 1+ है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। पहले 11 थे, एक त्याग दिया तो 10 बचे। प्रोटॉन बोले तो 11, न्यूट्रॉन बोले तो 12। अभी भी यही कंडीशन होगी। अच्छा, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ इसका, सिंपल से मैग्नीज, है ना। मैग्नीशियम का देखो, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 12 होता है, लेकिन परमाणु भार इसका 24 होता है। इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई 12, प्रोटॉन बोलोगे 12, न्यूट्रॉन बोलोगे 12। बात आई आपके समझ? अच्छा, यदि मैं इसमें बात करूँ इसके आयन की, है ना। अब इसकी संरचना को ध्यान से समझिएगा। देखो, ये है पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन सेट हो गए। कितने बचे? 2। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मिनिमम, तभी जाके वो स्टेबल कंडीशन में आ सकता है। इसके पास 2 उपाय हैं। क्या उपाय? या तो बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन ला के रखे जाएँ, तब जाके कंप्लीट होगा। या फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको यहाँ से भगा दिया जाए, इनको यहाँ से त्याग दिया जाए, तो ये स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। यही आसान चीज़ होती है। इन दोनों को इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया जाता है। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, त्याग देने के बाद क्या बचा? यहाँ पे जो जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये 10 बचे। प्रोटॉन यहाँ पे वही 12 बचे, और न्यूट्रॉन बोले तो 12 बचे। बात आई आपकी समझ में? अब देखो, Mg+2 में इलेक्ट्रॉन 10, Na+1 में इलेक्ट्रॉन 10, यानी कि ऐसे दो एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिकी कहलाते हैं। यानी कि Na+1 एंड Mg+2 दोनों क्या हैं? सम इलेक्ट्रॉनिकी हैं। दोनों तत्व सम इलेक्ट्रॉनिकी हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है ना। अब यहीं पे एक चीज़ और समझ लेना, सम न्यूट्रॉनिकी। सम न्यूट्रॉनिकी का मतलब क्या होता है? ऐसे दो तत्व जिनमें न्यूट्रॉन समान होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अच्छा, मैं सोडियम की बात करता हूँ। सोडियम में देखता हूँ न्यूट्रॉन 12 हैं, बिल्कुल सही। मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन देखता हूँ, इसमें भी 12 हैं, तो यार ये तो सही है। यानी कि दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो गई, यानी कि तो सम न्यूट्रॉनिकी ऑटोमेटिक हो गई। यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम दोनों ही सम न्यूट्रॉनिकी हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है, ये जो है अभी उदासीन कंडीशन में है, ये न्यूट्रल कंडीशन में। इन पर मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया। अभी देखो, इस पर मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया। ये अभी न्यूट्रल कंडीशन में, ये न्यूट्रल कंडीशन में भी सम न्यूट्रॉनिकी का अच्छा एग्जाम्पल बन रहे हैं। इसमें भी देखूंगा तो इसमें भी Na+ में भी न्यूट्रॉन 12 हैं, और Mg+2 में भी न्यूट्रॉन 12 हैं। यानी कि Na+1 और Mg+2 ये भी एक अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके? सम न्यूट्रॉनिकी, क्योंकि इनमें भी न्यूट्रॉन की संख्या समान है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आई होंगी चीज़ें, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जनाब, इन चीज़ों को समझने से पहले ना आपको जो पीरियोडिक टेबल है वो सब पढ़नी पड़ेगी। उसके जो एलिमेंट हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। कम से कम 30 तक तो आप याद करें, क्योंकि उसी के बाद आप इन कॉन्सेप्टों को क्लियर कर पाओगे। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो यही होता है कि यार, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन। यानी कि आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना इनका अभ्यास करोगे, ये आपकी कॉन्सेप्टों को उतनी ही क्लियर करते चले जाएंगे। चीज़ें बहुत आसान होती हैं ना, बहुत आसान होती हैं, बशर्ते इनको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, ढंग से उसको समझा जाए, है ना। तो बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और यदि और कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कहाँ पर आपको क्या डाउट आया है।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।